नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल साइंस टेक बाय गौरव गुजरा के अंदर। आज हम बात करेंगे क्लास 8 के लेसन 8 के बारे में, बल तथा दाब यानी फोर्स एंड प्रेशर क्या होता है ना। तो इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे संपर्क बल, असंपर्क बल, द्रवों का दाब और वायुमंडलीय दाब। और जैसे कि दाब का फॉर्मूला क्या होता है, बल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है ना। अगर आप परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। सरल भाषा में आपको समझाया गया है और साइंस टेक क्लासेस में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले बात करेंगे बल तथा दाब क्या है, परिचय क्या है इसका। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक कार्यों के लिए बल का उपयोग करते हैं। जैसे कि आपने किसी वस्तु को उठाना है तो आपको बल लगाना पड़ता है, किसी को धक्का मारना है तो बल लगाना पड़ता है ना। जैसे कोई बड़ा अलमारी वगैरह को हिलाते हो तो क्या करते हो, धक्का लगाते हो कि नहीं लगाते, है ना। तो उसी प्रकार किसी वस्तु को धक्का देना, खींचना, उठाना, रोकना बल के उदाहरण हैं। बल के कारण किसी वस्तु की गति, दिशा या आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, एक फुटबॉल आ रही होती है, जब हम उस पर बल लगाते हैं तो उसकी दिशा जो है वो बदल जाती है। उसके अलावा किसी वस्तु की गति, यानी कि जैसे गाड़ी है उस पर इंजन जो है वो बल लगाता है तो गाड़ी की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। उसी प्रकार आकार में परिवर्तन, जैसे एक लोहार मान लो किसी वस्तु पर क्या लगाता है, बल लगाता है अपने हथौड़े के द्वारा, तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। जब किसी सतह पर बल लगाया जाता है तो उस सतह पर दाब उत्पन्न होता है। दाब का मान इस बात पर निर्भर करता है कि बल कितना है और कितने क्षेत्रफल पर लगाया जा रहा है। अगर क्षेत्रफल कम हो और बल अधिक हो तो ध्यान रखना दाब हमेशा ज़्यादा होता है, और क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा हो और बल कम लगाया जाए तो दाब का मान जो है वो कम हो जाता है। इस अध्याय में हम बल और दाब की अवधारणा, उसके प्रभाव, विभिन्न प्रकार के बलों तथा दैनिक जीवन में उनके उपयोगों का अध्ययन करेंगे। इससे हमें समझने में सहायता मिलेगी कि वस्तुएं कैसे गति करती हैं और बल तथा दाब हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो चलिए देखते हैं। बल यानी कि फोर्स, किसी वस्तु पर लगाया गया धक्का, पुश या खिंचाव, पुल बल कहलाता है ना। धक्का यानी पुश, हम किसी पुश करते हैं, अपने कहते हैं ना भाई किसी गेट को पुश किया, तो वो क्या है, धक्का। और खींचा यानी कि खिंचाव जो महसूस किया, जैसे हमने मान लो कुएं से पानी की बाल्टी जो है उसको खींचा, है ना, तो वो क्या है, पुल। ये दोनों ही बल कहलाते हैं, धक्का देना और खिंचाव, ये दोनों बल कहलाते हैं। अब अपकर्षण, है ना। अब देखो, इसको हिंदी भाषा में पुश यानी कि धक्का देने को क्या बोलते हैं, अपकर्षण। जब किसी वस्तु को अपनी ओर से दूर धकेला जाता है, उदाहरण दरवाजे को धक्का देकर खोलना। आपने कई बार देखा होगा कि आप जब दरवाजे को खोलते हैं तो उसे धक्का देते हैं, तो वो क्या है, पुश। और पुश को हिंदी में क्या कहते हैं, अपकर्षण। उसके बाद बात करेंगे अभिकर्षण की। जब किसी वस्तु को अपनी ओर खींचा जाता है, उदाहरण रस्सी से बाल्टी को कुएं से खींचना, है ना, तो ये क्या है, अभिकर्षण। अभिकर्षण का अर्थ होता है खींचना। निष्कर्ष, बल एक अपकर्षण या अभिकर्षण है जो वस्तु की गति, दिशा या आकार में परिवर्तन कर सकता है। बल, अपकर्षण या अभिकर्षण के उदाहरण। अपकर्षण के उदाहरण देखो, ये अपकर्षण यानी पुश, दरवाजे को धक्का देकर खोलना, फुटबॉल को पैर से मारना, ठेले को आगे की ओर धकेलना, मेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर धकेलना। और अभिकर्षण पुल के उदाहरण क्या है, देखिए, रस्सी से बाल्टी को कुएं से खींचना, दरार को खींचकर खोलना, पतंग की डोर को अपनी ओर खींचना, सामान से भरे बैग को खींचना। हाँ, बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है, यानी कि बल जो है वो अन्योन्य क्रिया, यानी कि आप एक ऐसे समझो कि जो कारक है और जिसके द्वारा बल लगाया जा रहा है, दोनों के बीच अन्योन्य क्रिया होती है। इंटरएक्शन, इंटरएक्शन के बिना बल कार्य नहीं करता। परिभाषा, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के साथ क्रिया करती हैं तो उनके बीच बल उत्पन्न होता है। इन वस्तुओं की अन्योन्य क्रिया कहते हैं। इसे वस्तुओं की क्या कहते हैं, अन्योन्य क्रिया कहते हैं, इंटरएक्शन, है ना।
उदाहरण, जब आप गेंद को लात मारते हैं तो आपके पैर और गेंद के बीच अनोन्य क्रिया हो रही है। आपने बहुत ज़्यादा बल लगाया, है ना, और गेंद के अंदर का जो प्रेशर था, है ना, उस पर क्या हुआ, बल लगा और वह बहुत तेजी से आगे गति करती है। तो ये उन दोनों के बीच में अन्योन्य क्रिया है। जब वस्तु या जब चुंबक लोहे को आकर्षित करता है तो चुंबक और लोहे के बीच अन्योन्य क्रिया होती है। आपने देखा होगा मैग्नेट जो है वो अपने चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा किसी भी वस्तु को, मैग्नेटिक वस्तु को, जैसे लोहा है, निकल है या कोबाल्ट है, उसको अपनी ओर खींचता है। रस्साकसी में, अब रस्साकसी क्या होता है, हम बीच में एक रस्सी लेकर दोनों तरफ से खींचते हैं तो उसे कहते हैं रस्साकसी। रस्साकसी में रस्सी और खिलाड़ियों के बीच अन्योन्य क्रिया होती है। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, बल हमेशा दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया का परिणाम होता है। अगर हम कहें कि कोई एक वस्तु है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बिना अन्योन्य क्रिया के बल नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल सही बात है, यानी कि जब कोई अन्योन्य क्रिया ही नहीं हो रही तो बल नहीं लगेगा। बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। इसके उदाहरण देखिए, क्रिकेट और बैट और गेंद। जब बैट गेंद से टकराता है तो गेंद की दिशा और गति बदल जाती है। चुंबक और लोहे की कील, चुंबक कील को अपनी ओर आकर्षित करता है। रस्साकसी, खिलाड़ी रस्सी को खींचते हैं जिससे बल लगता है। पृथ्वी और वस्तु, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तुएं नीचे गिरती हैं। आपने देखा होगा कोई भी वस्तु को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वो बल खत्म होने के बाद पृथ्वी की ओर वापस आ जाती है। तो ये सब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। हाथ से ठेला धकेलना, हाथ और ठेले के बीच अन्योन्य क्रिया से ठेला आगे बढ़ता है। निष्कर्ष क्या है, जहां दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया होती है वहां बल अवश्य लगता है। बलों की खोजबीन, है ना, इन्वेस्टिगेशन ऑफ फोर्सेस। हम अपने आसपास के अनेक प्रकार के बलों का प्रभाव देखते हैं। बल के कारण वस्तुएं चलती हैं, रुकती हैं, दिशा बदलती है या उनका आकार बदल जाता है। उदाहरण देखो, गेंद को लात मारने पर वह चलने लगती है। साइकिल के ब्रेक लगाते वह रुक जाती है। मिट्टी को दबाने पर उसका आकार बदल जाता है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि बल किसी वस्तु की गति या आकार में परिवर्तन कर सकता है। मुख्य निष्कर्ष देखिए, बल वस्तु को गति दे सकता है। बल गतिमान वस्तु को रोक सकता है। बल वस्तु की गति या दिशा बदल सकता है। बल वस्तु का आकार बदल सकता है। गति देना यानी कि किसी को हम रुकी हुई वस्तु को गति दे सकते हैं। गतिमान वस्तु, कोई चल रही वस्तु है उसे बल लगाकर रोक सकते हैं। वस्तु की दिशा बदल सकते हैं, है ना, यानी कि जो सीधा चल रहा है उस पर बल लगाकर हम उसे क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। या उसका आकार, जैसे कि मान लो कोई स्पंजी बॉल है, उस पर हम बल लगाकर उसका आकार जो है वो पिचका सकते हैं, यानी कि उसका आकार छोटा कर सकते हैं। उसके बाद कहता है बलों का परिमाण, किसी बल की मात्रा या ताकत को बल का परिमाण कहते हैं। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन है। अधिक परिमाण वाला बल अधिक प्रभाव डालता है जबकि कम परिमाण वाला बल कम प्रभाव डालता है। अधिक परिमाण वाला बल अधिक प्रभाव डालता है जबकि कम परिमाण वाला बल कम प्रभाव डालता है। उदाहरण देखो, एक खाली ठेले को धक्का देने में कम बल लगता है जबकि भरे हुए ठेले को धक्का देने में अधिक बल लगता है। ये तो सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा, है ना, उतना ही ज़्यादा हमें क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। कोई भारी वस्तु होगी तो उस पर बल अधिक लगेगा और जो हल्की वस्तु होगी उस पर बल क्या लगेगा, कम लगेगा। अब खाली ठेला है, उस पर उसका वजन क्या है, कम है, यानी कि उसका जो भार है वो कम है, और भरे हुए ठेले का भार क्या है, अधिक है। फुटबॉल को धीरे मारने पर कम दूर जाती है जबकि जोर से मारने पर अधिक दूर जाती है। ये सब एग्जाम्पल आपने जब खेल खेले होंगे तो आपने इसे नोटिस कर लिया होगा कि बॉल हमें, जैसे कोई पास में खिलाड़ी खड़ा है उसे पास करनी है तो हम धीरे से पास करते हैं, और जब दूर खड़ा होता है तो हम बहुत तेजी से उसे पैर से मारते हैं ताकि वो बहुत ज़्यादा दूर जा सके। बलों को जोड़ने और घटाने के उदाहरण। बलों का जोड़ समान दिशा में, दो बच्चे एक गाड़ी को एक ही दिशा में धक्का देते हैं। पहला बच्चा 25 न्यूटन बल लगाता है और दूसरा बच्चा 15 न्यूटन बल लगाता है, तो परिणामी बल क्या होगा, 25 न्यूटन प्लस 15 न्यूटन इज इक्वल टू 40 न्यूटन। गाड़ी 40 न्यूटन बल से आगे बढ़ेगी। समझ में आई? यानी कि दोनों बल जब एक ही दिशा में लगेंगे ना तब जुड़ जाएंगे, है ना, और विपरीत दिशा में लगाए गए बल क्या होते हैं, घट जाते हैं, यानी आपस में माइनस हो जाते हैं।
बलों का घटाव विपरीत दिशा में। रस्साकसी में दो टीमें विपरीत दिशाओं में खींचती हैं। टीम ए 60 न्यूटन, टीम बी 40 न्यूटन। परिणामी बल कितना है? 20 न्यूटन। रस्सी टीम ए की दिशा में 20 न्यूटन बल के साथ खींचेगी। ठीक है, यानी कि ए की दिशा में जो ज़्यादा बल लगा रहा होगा, जिसने 60 न्यूटन बल लगाया है, उसका बल 20 न्यूटन ज़्यादा है, क्योंकि 40 माइनस करने पर 20 न्यूटन बचता है। तो ये जो 20 न्यूटन है, ये जो रस्सी टीम ए है ना, उसकी तरफ खींचेगी। रस्सी जो है वो टीम ए की तरफ खींचेगी। परिणामी बल शून्य। एक मेज को दो व्यक्ति विपरीत दिशा में समान बल लगाए। जब दोनों तरफ से समान बल लगाया जाता है ना, तो जो परिणामी बल है वो शून्य हो जाता है, जिससे कोई भी क्रिया नहीं होती है, वस्तु वहीं पर पड़ी रहती है। जैसे पहला व्यक्ति 50 न्यूटन बल लगा रहा है, दूसरा व्यक्ति भी 50 न्यूटन बल लगा रहा है। मान लो ये दोनों कुश्ती खेल रहे हैं जैसे कि, और दोनों में ही बराबर मात्रा में बल है ना, और दोनों एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, तो क्या कोई जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि दोनों का बल क्या है? समान है। परिणामी बल 0 है। अब अगर इनको जीतना है तो इनको क्या करना हो? किसी एक को 50 न्यूटन से क्या लगाना होगा? ज़्यादा बल लगाना होगा। मेज की गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बल द्वारा अवस्था। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसकी गति की अवस्था, स्टेट ऑफ मोशन, बदल सकती है। उदाहरण, स्थिर गेंद को लात मारने पर वह चलने लगती है। चलती हुई साइकिल पर ब्रेक लगाने पर वह रुक जाती है। चलती हुई गेंद को बल्ले से मारने पर उसकी दिशा बदल जाती है। निष्कर्ष देखिए, बल किसी वस्तु की विराम अवस्था को गति में तथा गति की अवस्था को विराम में बदल सकता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि विराम अवस्था से वस्तु जो है उस पर अगर बल लगाया जाए तो उसे हम गति दे सकते हैं, और अगर वस्तु गतिमान है तो बल लगाकर उसे हम रोक सकते हैं। बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन। जब वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसकी आकृति, शेप या आकार, साइज बदल सकता है। उदाहरण, रबर की गेंद को दबाने पर उसका आकार बदल जाता है। स्प्रिंग को खींचने पर वह लंबी हो जाती है। मिट्टी को दबाकर विभिन्न आकार बनाए जा सकते हैं। रबड़ बैंड को खींचने पर उसका आकार बदल जाता है। ये देखिए, ये सब बल के उदाहरण। जैसे स्प्रिंग को आप खींचते हो तो वो लंबी हो जाती है, जब उसे छोड़ते हो तो वापस वो अपनी शेप में आ जाती है। मिट्टी को दबाकर विभिन्न आकार बनाए जा सकते हैं। मिट्टी के जैसे आपने देखा होगा कि मूर्तियां बन जाती हैं, या कोई अन्य आपने देखे होंगे आकार बनाए जा सकते हैं। रबड़ बैंड हो गया, जैसे कि जो लड़कियां अपने बालों में लगाती हैं रबड़ बैंड, है ना, उसे खींचने पर उसका आकार बदल जाता है। निष्कर्ष देखिए, बल किसी वस्तु की आकृति और आकार में परिवर्तन कर सकता है। अब हम बात करेंगे संपर्क बल की। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है ना, उसकी बात करेंगे। संपर्क बल, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? वह बल जो दो वस्तुओं के प्रत्यक्ष संपर्क छूने से होता है। संपर्क यानी कि कांटेक्ट हो रहा है, यानी दो वस्तुओं के बीच में कांटेक्ट हो रहा है। और दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, यानी कि असंपर्क बल, जिसके अंदर दो वस्तुओं के बीच कोई भी संपर्क नहीं हो रहा होता है। जैसे कि यहाँ जब आप मान लो बाल्टी उठाते हो पानी की भरी हुई, तो क्या आप हवा में हाथ घुमाते हो? नहीं ना। उसी प्रकार आपको बाल्टी को टच करना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि पेशीय बल लगता है। वह बल जो दो वस्तुओं के प्रत्यक्ष संपर्क छूने से लगता है संपर्क बल कहलाता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए उसे छूना आवश्यक हो तो बल को संपर्क बल कहते हैं। जैसे कि आपने एक अलमारी को धक्का दिया, तो धक्का देने के लिए आपको उसे छूना पड़ेगा, तब जाकर अलमारी पर धक्का लगेगा। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि आप दूर खड़े हो जाएं और अलमारी अपने आप आगे चली जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उदाहरण, हाथ से गेंद को धक्का देना, रस्सी से बाल्टी को खींचना, साइकिल की ब्रेक लगाना, ठेले को धक्का देकर चलाना। संपर्क बल के प्रकार। पेशीय बल, मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल। इसमें अब जो मांसपेशियां हैं, यानी कि हमारे हाथ हैं, है ना, उससे हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं और मांसपेशियां जो बल लगाती हैं उसके द्वारा हम किसी वस्तु को उठा पाते हैं। उसके बाद घर्षण बल, यानी कि दो सतहों के संपर्क
से उत्पन्न बल, यानी कि आपने देखा होगा जब टायर सड़क पर चलते हैं तो संपर्क होता है, आप अपने हाथों को रगड़ते हैं तो भी संपर्क होता है, तो ये घर्षण बल है, फ्रिक्शन फोर्स। निष्कर्ष, जो बल वस्तुओं के आपस में छूने पर कार्य करता है उसे संपर्क बल कहते हैं। पेशीय बल, मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल है ना, उसे पेशीय बल कहा जाता है। उदाहरण, बैग उठाना, जैसे कि आप स्कूल जाते हैं तो अपना बैग उठाकर जाते हैं। साइकिल चलाना, गेंद को फेंकना, ठेले को धक्का देना, रस्सी खींचना। विशेषता, यह एक संपर्क बल कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसमें वस्तु को छूकर बल लगाया जाता है। निष्कर्ष, मनुष्य और पशु अपनी मांसपेशियों की सहायता से जो बल लगाते हैं उसे पेशीय बल कहते हैं। असंपर्क बल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। परिभाषा, वह बल जो बिना संपर्क, बिना छुए किसी वस्तु पर कार्य करता है असंपर्क बल कहलाता है। उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, यानी कि आपने देखा होगा अब गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो बिना किसी संपर्क के लगता है। चुंबकीय बल, चुंबक लोहे को बिना छुए आकर्षित करता है, चुंबक दूर से ही लोहे की कीलें जो हैं उसे आकर्षित करता है या अपनी ओर खींचता है। स्थिर वैद्युत बल, कंघी को बालों पर रगड़ने के बाद वह कागज के टुकड़ों को आकर्षित करता है। ये प्रयोग आपने स्कूल में भी कर रखा होगा कि आपने जैसे ही मान लो किसी स्केल को बालों पर कई समय के लिए कुछ समय के लिए रगड़ा और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को रखकर उसके ऊपर धीरे सी थोड़ी सी दूरी बनाकर रखा, तो आपने देखा होगा कि कागज के जो टुकड़े थे वो स्केल से चिपकने लग गए, है ना। तो ये है स्थिर वैद्युत बल। असंपर्क बल के प्रकार, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल। निष्कर्ष, जो बल बिना प्रत्यक्ष संपर्क के कार्य करता है उसे असंपर्क बल कहते हैं। चुंबकीय बल, चुंबक द्वारा किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट पर लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है। यह एक असंपर्क बल है क्योंकि चुंबक बिना छुए भी वस्तुओं को आकर्षित या विकर्षित कर सकता है। उदाहरण, चुंबक का लोहे की कीलों को अपनी ओर खींचना, चुंबक का लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करना, कंपास की सुई का उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होना। विशेष तथ्य, समान ध्रुव एन या एस एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं। समान ध्रुव कभी भी एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते। असमान ध्रुव एन और एस यानी कि नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चुंबक द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया आकर्षण या विकर्षण बल चुंबकीय बल कहलाता है। स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। परिभाषा, आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला बल, यानी कि एक वस्तु आवेशित हो और दूसरी अनावेशित हो, ठीक है, तो उन दोनों के बीच जो बल लगेगा, है ना, यानी पर या तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही चार्ज हो, दोनों पर ही चार्ज हो, जैसे कि एक पर प्लस चार्ज हो एक पर माइनस चार्ज हो, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। दोनों पे माइनस चार्ज हो तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो इसे हम कहते हैं स्थिर वैद्युत बल। यह एक असंपर्क बल है क्योंकि यह बिना छुए भी कार्य करता है और असंपर्क बल को कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कंघी को सूखे बालों पर रगड़ने के बाद छोटे कागज के टुकड़ों को आकर्षित करना। फुलाए हुए गुब्बारों को बालों पर रगड़ने के बाद उसका दीवार से चिपक जाना, यानी कि बालों पर एक बार रगड़ दें तो वो दीवार से चिपक जाते हैं। ऐसा प्रयोग आप कर भी सकते हैं। विशेष तथ्य, समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर दोस्तों विकर्षित लिखा हुआ है, तो विकर्षित का मतलब ये है कि प्रतिकर्षण, रिपल्शन, यानी कि एक दूसरे से दूर जाना। आगे देखिए, आवेशित वस्तु के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने वाला बल, है ना, यानी कि किसी भी वस्तु, आपको पता है पृथ्वी किसी भी वस्तु में जिसमें द्रव्यमान होता है उसको अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। यह एक असंपर्क बल है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है क्योंकि यह बिना छुए कार्य करता है। उदाहरण देखिए,
पेड़ से फल का नीचे गिरना। आपको पता है कि ये पेड़ से फल नीचे गिरना विद्यार्थियों के लिए कितना ही मतलब रोचक है, क्योंकि इसी से ही हमारे जो न्यूटन थे, है ना, उनके ऊपर भी एक फल गिरा था, तब उन्होंने उनको पता लगा था कि जो ये पृथ्वी है ये वस्तुओं को क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। तो उन्होंने अपने कुछ नियम दिए थे। ऊपर फेंकी गई गेंद को वापस नीचे आना, वस्तुओं का पृथ्वी पर टिके रहना। विशेष तथ्य, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी पर भार महसूस होता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। पृथ्वी द्वारा वस्तुओं को अपनी ओर खींचने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। दाब, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु है, उसके एकांक क्षेत्रफल पर अगर कोई बल लग रहा है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, दाब या प्रेशर कहते हैं। सिंपल सी बात है, बल का मतलब होता है धक्का या खिंचाव। जब इसके अंदर क्षेत्रफल इंक्लूड हो जाए तो उसे हम दाब कहेंगे। और दाब का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ऐसा ही मात्रक जो होता है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो बच्चे न्यूटन लिखाते हैं कई बार, तो न्यूटन नहीं है, ध्यान रखना, पास्कल, PA पास्कल, ध्यान रखिए इसको। उसके बाद उदाहरण देखिए, नुकीली कील आसानी से लकड़ी में घुस जाती है क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम है होने से दाब अधिक लगता है। उसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, कम है। ऊंची एड़ी वाली चप्पल जमीन पर अधिक दाब डालती है। चाकू की धार, ये जो ऊंची एड़ी वाली चप्पल है दोस्तों, इसे हील कहते हैं, है ना, ये बहुत ही ज्यादा दाब डालती है। चाकू की धार तेज होने से कम क्षेत्रफल पर अधिक दाब लगता है। आपने देखा होगा एक चाकू तो ऐसा होता है जिसकी धार तेज नहीं होती, और वो कुंठित चाकू कहलाता है ना। वो चाकू, उस चाकू से जब हम सब्जियों को काटते हैं या फलों को काटते हैं तो हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, जबकि एक तेज धार वाला चाकू जिसका क्षेत्रफल क्या होता है, बहुत ही कम होता है, वो आसानी से सब्जियों को काटता है और ज़्यादा बल लगाने की आवश्यकता नहीं होती। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, क्षेत्रफल कम दाब अधिक, क्षेत्रफल अधिक दाब कम। द्रवों द्वारा लगाया गया दाब, द्रव लिक्विड अपने अंदर की वस्तुओं को अपने संपर्क में आने वाली सतहों पर दाब लगाते हैं। द्रवों का दाब सभी दिशाओं में समान रूप से लगता है। ये बात ध्यान रखना दोस्तों, सभी दिशाओं में समान। आप एक गिलास के अंदर पानी डालोगे तो वो गिलास की दीवारों पर जो दाब लगेगा वो समान रूप से लगेगा दोस्तों। उदाहरण देखिए, पानी से भरी बोतल में नीचे की ओर छेद करने पर पानी दूर तक निकलता है क्योंकि नीचे दाब अधिक होता है। बांध, डैम की दीवारें नीचे से मोटी बनाई जाती हैं क्योंकि नीचे पानी का दाब अधिक होता है। पानी के अंदर जाने पर गहराई बढ़ने के साथ दाब बढ़ता जाता है। द्रव का दाब निर्भर करता है द्रव की गहराई पर, द्रव के घनत्व पर। निष्कर्ष, द्रव अपने संपर्क में आने वाली वस्तुओं पर दाब लगाते हैं और यह दाब सभी दिशाओं में कार्य करता है। वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये प्रेशर क्या होता है, वायुमंडल द्वारा लगाया जाने वाला दाब जो होता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु अपने भार के कारण पृथ्वी की सतह और वस्तुओं पर जो दाब लगाती है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। उदाहरण, स्ट्रो से पानी पीना, वायुमंडलीय दाब के कारण पानी ऊपर आता है। सक्शन, कप का दीवार से चिपकना, यानी कि सक्शन का अर्थ होता है कि हम उसके अंदर का जो प्रेशर है उसे खींच लेते हैं तो वो दीवार पर चिपक जाता है। ड्रॉपर से दवा भरना, वायुमंडलीय दाब के कारण ऐसा होता है। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब अधिक होता है। एक पंक्ति में देखिए, वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा चैप्टर, ठीक है, बल तथा दाब। अगर इससे संबंधित क्वेश्चन भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, है ना,
और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।